आप सभी को नमस्कार। मैं अंधेरे में हूँ ताकि नेटवर्क सही रहे और अपना-अपना माइक आप लोग ऑफ कर लेंगे। ये बीच में शोर-शराबा ना मचाएँ। चलिए, सभी सेट होके रेडी हो जाएँ और रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा क्योंकि आवाज़ प्रॉब्लम होती है। तो मैं दिख रहा हूँ ना सभी को? कोई एक बताए? हाँ भैया। और भैया किसी ने जी, रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है। दिख रहे हो भैया? अच्छा, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए आप लोग, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, मैसेज कर देना आप लोग, नंबर दे देंगे, मैसेज कर देना उस पे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, प्रॉब्लम होगी, सबको नुकसान होगा ना। तो अभी शुरू करते हैं हम सभी। सबसे पहले हाथ जोड़े, प्रभु को वंदन कर लेते हैं ताकि हमारा सेशन सही जाए। कृपया आप लोग जो जुड़ गए हैं अपना-अपना माइक म्यूट कर लें। हाथ जोड़ें, सांस भीतर भरें, ओम का उच्चारण 3 बार किया जाए। ओ ओ ओ धीरे-धीरे आंखें खोलेंगे। मैं आप सभी पुण्यात्माओं को प्रणाम करता हूँ। सभी सहज बैठे रहेंगे। क्वेश्चन आंसर सीरीज लास्ट में हो सकती है और सबसे बड़ी अनुशासन की बात यही रखना आप लोग की रिकॉर्डिंग ना ऑन करना, ना अपना माइक ऑन करना। माइक को हर हाल में ऑफ रखो और मानसिक हिंसा नहीं करना, बात को पूरा-पूरा मानना। देखो, हम आज बात करेंगे अस्थि रोगों पर। हड्डियों की जो बीमारियाँ होती हैं, इन पे बात की जाएगी और यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। गाँव में, शहरों में हर जगह पे देख सकते हैं, बहुत कॉमन है। एक निश्चित उम्र आने के बाद ऑलमोस्ट सबको अस्थियों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह घुटने की हो सकती है, आपके कमर में हो सकती है, आपके गर्दन में हो सकती है, हाथ की अंगुलियों में हो सकती है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी जॉइंट हैं, कहीं पे भी हो सकती है। तो इस पे बात करने के पहले हम बात करेंगे एक और जगह पे जो इसका मेन रूट है, जो मेन कॉज़ है, उस पे बात की जाएगी। वहीं से पिकअप करेंगे ताकि आगे आसानी से हम निकलें और समझते हुए निकलें। तो कोई नोट करने का प्रयास ना करे क्योंकि नोट करने में आपका ध्यान जाएगा, तो आधा दिमाग आपका कलम-कागज़ पे होगा, आधा हमारी बातों पे होगा। हम कुछ ऐसा ही प्रयास करेंगे कि इसको कहानी बना दिया जाए, स्टोरी बना दिया जाए ताकि आपके दिमाग में आसानी से उतर जाए। तो देखो, जैसे ही हम लोगों के पास तनाव आता है, किसी भी बात से प्रेशर आता है, हम लोगों के तनाव लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, माथा ऐसे सिकुड़ जाता है, यहाँ पे लकीर आ जाती है। माथे पे बल आ जाता है, इसे कहते हैं माथे पे बल आ जाना, लकीर आ जाना। तो कुछ है जो बहुत चिंतित लोग होते हैं, उनके चेहरे पे देख सकते हैं कि यहाँ लेयरिंग रहती है, 3-4 प्रकार की लेयरिंग होती है। वो बहुत ज़्यादा तनाव लेते रहते हैं। तो जब हम तनाव लेते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जब भी कोई तनाव लेगा शरीर का भाग, तो उस भाग में जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो खून की नलिकाएँ हैं, वो दब जाएँगी। जैसे जैसे आपने ट्यूबवेल पे पाइप लगाया और ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है या आपने अपने घर में मोटर में पाइप लगाया, पानी निकल रहा है। उसी पाइप पे कि कोई बच्चा पैर रख के खड़ा हो जाए, मतलब पाइप को दबाव दे दो, उसको सिकुड़ जाने दो। वो किसी तरीके से सिकुड़ जाए, तो क्या होगा मोटर पे अधिक बल लगेगा। वैसे ही जब हम तनाव लेते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो देखें कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, इसको एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। सर्दियाँ आने पे हम लोग ऐसे सिकुड़ जाते हैं, सभी लोग सिकुड़ जाते हैं ठंडियों में। इसीलिए ठंडियों के दिनों में अक्सर पाया जाता है कि जो घुटने की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम तनाव लेते हैं, तब जब सिकुड़ते हैं या हमको ठंडी लगती है, तब हम सिकुड़ते हैं। जब-जब हम सिकुड़ते हैं, तब-तब हड्डियों की ये जो ब्लड की
जब जब हम तनाव लेते हैं और हमारी ब्लड वेसल्स जो जिसमें रक्त बह रहा है वह जब जब प्रभावित होता है, तब तब ब्लड का ऑक्सीजन से बहुत अच्छा योगदान है। आप समझते होंगे, ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है, वह हर जगह पहुंचती है और हर जगह को ऑक्सीजन देकर जीवन ऊर्जा देकर जीवंत बनाए रखती है। लेकिन जब हम तनाव लेते हैं, ठंडियों के दिनों में सिकुड़ जाते हैं, तो सही तरीके से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, तो वहां पे यूरिक एसिड का जमा होना या टॉक्सिक मटेरियल का जमा होना बहुत तेजी से होने लग जाता है। बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी देर में कोई सॉल्यूशन बता सकें तो शिखा दीदी मुझे बताएं, कोई और जोड़ता तो अच्छा होता। भैया इसको हम अगर एंट्री खत्म कर सकते हो, 2 मिनट में जो होस्ट बनाइए मैं ठीक कर देती हूँ। इसकी सेटिंग चेंज कर देती हूँ ताकि लोग खुद ही एंटर कर देंगे, एडमिट करने की मिनट। जरूरत। हाँ अभी आप करो। हाँ ठीक है भैया। पर भैया को तो को होस्ट बना दो, श्रवण भैया को। अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं करके फिर से अच्छा उनको होस्ट ही कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं मैं मुझे उन्हीं नहीं को पता था। मीटिंग सेटिंग चेंज कर देती हूँ बस। नेक्स्ट वाला सेशन करेंगे तो श्रवण भैया हमारे पास एक जूम लिंक की सिद्धार्थन की उस पे करेंगे, उसमें ठीक है सारे दीदी। बन सकते हैं और बहुत सारी वो भी है और होस्ट वो सब बना सकते हैं। नहीं वो जी कल तो भैया का सेशन रहता है संडे संडे ना, मेरी लिंक पे, सिद्धार्थन की लिंक पे। हाँ हाँ। जी नहीं हमें मिली ना 7:30 की, तो हम वो सेशन ना करके श्रवण भैया का सेशन कर सकते हैं उस पे। जैसा श्रवण भैया को अच्छा लगे। ठीक है। हाँ अभी हम होस्ट हैं क्या? भैया 2 मिनट में सेटिंग चेंज कर रही हूँ, वेटिंग रूम में। जी जी। सभी रिलैक्स करें, अपना माइक ऑफ कर लें। थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, प्राइमरी के बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू हो जाता है। ये लो भैया, हो गया आप होस्ट, मैंने मीटिंग सेटिंग चेंज कर दी। धन्यवाद। हाँ तो फिर से शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। देखो, तनाव जब लेंगे हम लोग तो हमारी ब्लड वेसल्स पिचक जाएगी, छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो हमारे भीतर जो भी प्रोसीजर चल रहा है, पाचन का या किसी भी ब्लड सर्कुलेशन का, श्वसन प्रणाली का, वो हर हर एक चीज प्रभावित होती है। क्योंकि सबसे बड़ा सेंटर आपका प्राणमय कोश होता है, जो फेफड़े से लेकर नासिका तक जो प्राणवायु होती है। अगर यही प्रभावित हो जाए किसी तरीके से, मतलब सांस ही कम हो जाए, क्योंकि जब तनाव में कोई आएगा तो सांस कम लेगा। सर्दियों के दिनों में जी भर के कोई सांस थोड़े लेता है, वो तो सिकुड़ा रहता है ऐसे आगे की तरफ बेंड रहता है। और कहीं ना कहीं सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक और अस्थि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। उसका रीजन केवल यही होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से लोग नहीं ले रहे हैं, ना बॉडी को मसाज देते हैं सही तरीके से, ना सही तरीके से नहाते हैं सर्दियों में। अभी तो जा रही है सर्दी, तो इन दिनों में देखा जाता है कि अक्सर हम लोग ना नहाते हैं, ना मसाज देते हैं, ना शरीर को खुलकर सांस देते हैं। अक्सर सिकुड़ के घर में कोने में मोटे मोटे वस्त्रों के नीचे छिपे रहते हैं। तो होता क्या है कि हमारे भीतर ब्लड का ऑक्सीजन का तो हम व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। अभी इसको समझें, जब भी कोई तनाव लेगा, जब भी कोई व्यक्ति तनाव लेगा, तो उसके पूरे सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा, सिर से लेके पैर तक जितने तंत्र हैं। तो यहाँ पे एक समस्या आप लोगों ने सुनी होगी, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, जैसे कि अभी भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर बोल दें कि कहीं से घुसपैठ हो रही है और यहाँ पे आतंकवादियों का जमवाड़ा हो गया, तो होता क्या है, पूरा जो रक्षा तंत्र है तुरंत हाइपर हो जाएगा। वर्षा मैम फोकस करें आगे। हाँ, तुरंत रक्षा तंत्र एकदम हाइपर हो जाएगा। वो क्या होगा, जितने भी सैनिक हैं अपने बॉर्डर से सटे हुए, जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों के सैनिक उधर ही जाने लगेंगे। आदेश चला जाएगा कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर पे पहुंचो, उधर से आतंकवादी घुसपैठिया घुस रहा है। मतलब जब भी हम लोग तनाव लेते हैं तो समझो एक प्रकार का घुसपैठिया हमारे भीतर हम प्रवेश करा रहे हैं। आगे से कहानी को सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। भूल जाओ कि शरीर की बात की जा रही, बस जानो कि रक्षा तंत्र की एक कहानी बताई जा रही है। घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत के पीएम ने बोल दिया कि हे रक्षा तंत्र के मालिक, जल्दी से जल्दी सैनिकों को वहां पे भेजो।
तो जो कमांडर होगा संदेश देगा, सभी सैनिक उधर की तरफ भागेंगे। तो हमारे शरीर में जो सैनिक हैं वो देखो कहाँ कहाँ पे हैं। रुको हम देखें हम कहाँ दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो हमारा आरोपित होता है, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम दोनों साइड। जो हमारे पैर निकले होते हैं हमारे नीचे से जंघाओं से, वहां भी लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ गालों के नीचे लिम्फेटिक सिस्टम, रक्षा तंत्र, जिसमें क्या है कि सुरक्षा की थैलियां बनी होती हैं। वहां पे WBC मैक्सिमम मात्रा में होता है। इरिथ्रियोसाइट, इरिथ्रियोसाइट क्या करता है कि बाहर से जो भी वायरस आक्रमण करते हैं उनको जाके मारता है। तो अभी ध्यान से फिर लौटेंगे बॉर्डर पे। मान लो कि सैनिक पहुंच गए, सैनिक खोज रहे हैं पूरे पाकिस्तान के किनारे पे, पठानकोट से लगे हुए हैं कश्मीर तक। तो वहां पे खोजा जा रहा है लेकिन कोई भी घुसपैठिया नहीं मिल रहा है। और तुरंत फिर से ऊपर से आदेश आता है कि नहीं, घुसपैठिया घुस गया है, तुम लोग और तेजी से और सजगता से और तंत्र को मजबूत करो, खोजो, घुसपैठिया अंदर आ चुका है। तो फिर क्या होगा? तो फिर सैनिक और अवेयर हो जाएंगे और आक्रामक हो जाएंगे और अपना लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अग्रेसिव और हो जाएंगे। और क्या करेंगे? हर व्यक्ति की छानबीन करेंगे, हर आती जाती गाड़ी को रुकवाएंगे। हर व्यक्ति की छानबीन के दौरान वो चाहेंगे कि कहीं पे कोई छुपा हो सकता है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ रहा है तो पक्का है कि जरूर घुसपैठिया होगा। अब वहां पे आगे क्या होता है कि खोजा उन्होंने खूब लेकिन मिला कोई नहीं मिला। अब थोड़े से तनाव में आ जाएंगे वो लोग, और तनाव में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर ऊपर से मेजर ने आदेश दे दिया कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज का पता लगाओ कौन घुसपैठिया है, क्योंकि हमको ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, PMO ऑफिस से दबाव आ रहा है। तो फिर क्या होगा? अब इस सैनिक का मूड खराब हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? थोड़ी सी जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी रहेगी उनको भी पकड़ के क्या करेगा? न जाने क्या करेगा। थोड़ी सी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला या जिसका हुलिया थोड़ा उसको लगेगा आतंकवादी जैसा है, बस उसको उड़ा देगा। अब वो भला मानुस होगा चाहे बुरा मानुस होगा, थोड़ा शक के आधार पे वो गायब कर देगा। ऐसे ही जब हम लोग तनाव लेने लगते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में कोई काम पड़ गया, ऑफिस पे फाइल हमारे सामने पड़ी हुई है और हम काम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइलों का दबाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, हम तनाव ले रहे हैं। घर में मम्मी पापा की वजह से तनाव है, मम्मी पापा को बेटे की वजह से तनाव है। तनाव लिए हैं, जबरदस्ती तनाव लेते जा रहे हैं। भीतर की ऑटो इम्यून सिस्टम, ये जो रक्षा तंत्र लगा हुआ है ना जगह जगह, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, वो क्या करता है? बेचारा एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता चलता कि बाहर से बीमारी आ रही है तो उसको हमको कैसे उससे लड़ना है, और भीतर के जो अंग हैं उनसे कैसे लड़ना है। तो हमारे भीतर के अंगों को ही वो मारने लग जाता है। इसीलिए घुटनों पे आसपास देखेंगे कि जब RA फैक्टर बढ़ता है, मतलब रोमैटिक अर्थराइटिस होता है, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। या फिर सामान्य अर्थराइटिस में भी कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, गठिया में भी स्वेलिंग आ जाती है। तो अभी तो बात की जा रही है थोड़ी सी ऑटो इम्यून डिजीज की। ऑटो इम्यून डिजीज यही कि हम लोगों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज कब होगा? जब हम तनाव लेने लगेंगे, जब ऊपर से दबाव बार बार मस्तिष्क संदेश भेजेगा, कमांड भेजेगा कि भीतर कहीं घुसपैठ हो रही है। क्योंकि मस्तिष्क तो खराब हो गया है ना, मतलब PMO तो बेकार हो गया है ना, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है ना, वो भेजेगा गलत संदेश। अब सैनिक बेचारे लगेंगे काम पे। अब सैनिकों को कुछ मिलेगा नहीं, जब कुछ मिलेगा नहीं तो बंदूक लेके निकले हैं, हो सकता है शक के आधार पे किसी को उड़ा दें। तो अपने शरीर को ही नुकसान कर देते हैं वो, क्योंकि ऊपर से बार बार ये मस्तिष्क उसको संदेश भेज रहा है। और संदेश क्यों भेज रहा है? क्योंकि ये कंफ्यूज है। मम्मी पापा इसको तनाव दे रहे हैं, घर में कोई बाहर से हर कोई तनाव दे रहा है। और ये खुद भी योग नहीं करता है, सुबह सो के लेट उठता है, इसकी दिनचर्या खराब है। जब मन में आता है, जो मन में आता है खा लेता है, पूरे शरीर को गार्बेज का भंडार बना दिया है। जो भी हुआ जब हुआ खा लिया। तो जब हम तनाव लेने लग जाएंगे तो ये खराब होगा, और जब ये खराब होगा तो पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। अब यहाँ पे देखें एक घटना और घटेगी कि जब ये खराब होता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ ये हार्ट खराब होता है। जहाँ पे मेरे चेस्ट पे ओम बना हुआ है, थोड़ा और ऊपर करके दिखा दें। ये जो हमारा प्राण तंत्र है यहीं पे है, ये हमारा प्राण तंत्र है, प्राणमय कोश है। कोई भी बीमारी जब आती है तो हमारे स्थूल शरीर को आती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जो बाहर से दिख रहा है, पूरा ऊपर से शरीर जो दिख रहा है स्थूल शरीर है। इसे योग की भाषा में कह सकते हैं, अगर कोषों के आधार पे कहा जाए तो इसे कह सकते हैं प्राणमय कोष, अन्नमय कोष। अन्नमय कोष कहते हैं पूरे फुल बॉडी को। और अगर कोई बीमारी आती है तो पहले उसका जो दर्पण है, जो दिखना होता है, वो पहले अन्नमय कोष पे दिखती है। अन्नमय कोष पे दिखती है, अन्नमय कोष पे दिखेगी
तो फिर क्या होगा, भीतर के तंत्रों को अपने आप प्रभावित करती चली जाएगी। अन्नमय कोश से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पूरा शरीर ध्वस्त, पूरी आभा ध्वस्त, खुशहाली गायब, क्योंकि आनंदमय कोश गायब, प्राणमय कोश गायब, आगे की तरफ झुका हुआ है, कंधा लटका के बैठा हुआ है, माथे पे सिर रख, हाथ रख के बैठा हुआ है, क्योंकि वो तनाव में आ गया है, उसके सारे कोश ध्वस्त हो गए। तो सबसे पहले अगर ये खराब होता है तो उससे उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ ये प्राणमय कोश खराब होता है। जब भी किसी को क्रोध आएगा तो पहले कैसे आएगा क्रोध, सामने से कोई कुछ गलत काम करेगा, वो देखेगा, वो सोचेगा यह आदमी मेरे अनुकूल क्यों नहीं है, ये तो मेरे खिलाफ बात कर रहा है, मेरे खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको क्रोध आ जाएगा। क्रोध आएगा, यहाँ प्रभावित करेगा किसे, सांसों को। सांसों से मन बहुत गहराई से जुड़ा है। जितना सांसें आपके तन से जुड़ी हैं, आपके बॉडी से जुड़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके मन से जुड़ी हैं। तो क्या होता है, जब किसी को क्रोध आएगा, राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश अविद्या की वजह से आते हैं। अविद्या ही सभी रोगों की जननी है। हम सही और गलत का पता नहीं लगा पाते और क्रोध कर लेते हैं, अचानक लोभ कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं। तो जब इन चीजों को हम कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा अन्नमय कोश दूषित होता है। और इसके पहले पहले क्या होता है, प्राणमय कोश दूषित होता है, क्योंकि दिमाग खराब हुआ तो ये सांस का पैटर्न कम हो जाता है। किसी को क्रोध आए तो क्या होगा, उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, खूब तेजी से गुस्सा आएगा, हांफने लगते हैं कुछ लोग का बीपी बढ़ जाता है। देखो, क्रोध आता है तो हांफता है, क्योंकि क्रोध इतनी ऊर्जा लेता है, इतनी ऊर्जा लेता है, तो वह ऊर्जा लेना सामान्य सांसों के बस के बात नहीं है। तो क्या होता है, सांसें तेज चलने लगती हैं। कुछ लोगों को इतना क्रोध आता है कि वो हांफने लगते हैं। कुछ ऐसे टीचरों से मैंने पढ़ाई की है, जिनको गुस्सा आता था, वो लोग क्या करते थे, हांफने लगते थे, बच्चों को मारते मारते हांफने लगते थे। एक बार मैं भी शिकार हुआ था 7वीं क्लास में। वो मारते मारते हांफने लगे थे और थूकने लगे थे, बीपी उनका बढ़ गया था। ऐसा होता है। तो क्या होगा, अगर किसी के मन में गुस्सा आएगा तो उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, क्योंकि उसको अधिक ईंधन चाहिए। और जब हम लोग बैठते हैं ध्यान में, योग में, तो हमको बहुत कम ईंधन की जरूरत होती है, थोड़ा सा। हमारी गाड़ी जो शरीर रूपी गाड़ी है, मन रूपी गाड़ी, बड़े आराम से चलती है मेडिटेशन के थ्रू। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं थोड़ी थोड़ी सांस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम गुस्सा में होते हैं, कोई बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। अब समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को रिलैक्स रहना है। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि रिलैक्स रहना है। क्यों रिलैक्स रहना है, क्योंकि अर्थराइटिस से बचना है। अर्थो मतलब होती हैं हड्डियां, राइटिस मतलब होता है सूजन। अगर बॉडी में कहीं राइटिस राइटिस साइनोसाइटिस और ब्रांकाइटिस, ऐसे टाइटिस टाइटिस बोला जाए तो समझ जाओ कि सूजन की बात की जा रही है, स्वेलिंग की बात की जा रही है। और स्वेलिंग क्यों आएगी कहीं पे, अपने ही हाथ से बचपन में गाँव में, यहाँ पे बाहों पे लड़के ऐसे सभी देखें, झुकेगा नहीं कोई, सभी टाइट रहो, कहानी बताई जा रही है ना। यहाँ बाहों पे, यहाँ बाहों पे ऐसे कोई बच्चा मार दे, ऐसे कोई मार देते थे तो क्या होता था, सूज जाता था, तुरंत फूल जाता था। तो कहते थे कि यहाँ पे चूहिया देखो, चूहा देखो, रेड रेड दिख रहा है, मजाक मजाक में। वैसे ही अगर बॉडी में कहीं भी चोट कर दी जाए तो वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। जो लाइसोसोम होते हैं तुरंत स्वेलिंग कर देते हैं। वो दर्शाते हैं कि हाँ, अभी और मत करो, चोट लगेगी तो सूजन आएगी, क्योंकि वो चाहता नहीं कि और भी आगे आप कुछ करें। इंडिकेशन तुरंत बॉडी देता है, एक तो दर्द देगा, दूसरा स्वेलिंग देगा। स्वेलिंग और दर्द बीमारी नहीं, यह बीमारी का इंडिकेशन है। मतलब बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो लाइट नहीं है, लाइट होने का एक निर्देशांक है, एक बस दर्शाता है कि लाइट आ चुकी है, बल्ब जल रहा है। तो वैसे ही आपको कहीं स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो समझो वहां बीमारी हो रही है। तो फिर अगर हमको अर्थराइटिस है, मतलब हमारे अस्थियों में, जोड़ों पे सूजन आ रही है, तो समझ जाओ कि अर्थराइटिस का कोई भी प्रकार हमारे बॉडी में आ गया है। दर्द होगा, स्वेलिंग होगी। अब देखें इसके प्रकार के बारे में। अब इसके प्रकार पे अगर बात की जाए तो अर्थराइटिस में सामान्य तौर पे बच्चों को भी 8-10 साल के बाद होने लग रहा है, क्योंकि खान पान गड़बड़ हो रहा है। और बूढ़ों को तो वात रोग की समस्या बनी रहती है, क्योंकि वात पित्त कफ की अगर बात की जाए तो बचपन में कफ प्रभावी रहता है, जवानी में पित्त प्रभावित रहता है, और बुढ़ापे में ऑलरेडी वात आता ही आता है। तो कोई कितना भी अच्छा बुढ़ा क्यों ना हो, उसको वात की समस्या तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि रियल नेचर ऐसा है। तो बहुत संभल के अगर कोई रहेगा, योग करेगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, वात रोग आना ही आना है। तो देखो, अब एक होता है अर्थराइटिस की बात की जाए तो मतलब समझ गए आप लोग, अर्थराइटिस मतलब जोड़ों ओड़ों का दर्द। अब देखो ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस एक होता है। इसमें क्या है कि जब आप स्थिर बैठे बैठे रहेंगे तो दर्द नहीं होगा आपको,
कुछ नहीं होगा आपको, बैठे रहेंगे तो मस्त रहेंगे आप। लेकिन जब आप उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, जोड़ों को हिलाएंगे, डुलाएंगे तो क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी होती है। इन चीजों की जब कमी होती है तो हमको होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें एक होता है डीजनरेटिव अर्थराइटिस। डीजनरेटिव मतलब हमारे जो कार्टिलेज वगैरह होते हैं घिसने लग जाते हैं। क्योंकि होता कैसे है, जब भी कहीं पे किसी भी जोड़ पे लिक्विड कम हो जाए, लिक्विड क्या होता है, ये जो जोड़ लगे हैं ना इन पे मेद होता है, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुओं से मिलकर बना है शरीर। तो जहां जहां जोड़ है वहां वहां तेल भरा है भगवान ने, थोड़ा थोड़ा ऑयल है, वही ऑयल कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हमारे जोड़ों पे दर्द नहीं होता। लेकिन जब वो धीरे धीरे कम होने लग जाए, कम होने लग जाएं तो क्या होगा, जोड़ घिसने लग जाएंगे, तो हो जाएगा डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। डीजनरेटिव मतलब वो भंगुर हो रहा है, घिस रहा है, घिस पीट के कम हो रहा है, और वहां का ऑयल खत्म हो गया तो घिस रहा है और दर्द कर रहा है। तो फिर चलते फिरते दर्द होता है, और चुपचाप लेटे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, या खराब दिनचर्या की वजह से, तनाव लेने की वजह से, और खराब खान पान हमारा जब खराब होता है उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात, सबसे मूल बात बोल दूं अगर, ध्यान दीजिएगा सभी, सबसे मुख्य बात यह है कि किसी को भी अगर इन दर्द का सामना करना पड़ता है जोड़ों का, तो एक चीज सुनो, 80%, 18% हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए। क्षारीय मतलब जिस भोजन का पीएच मान 7 से ऊपर होता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो फल हो, या कोई भी चीज जो हम लोग खाते हैं। जैसे पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी उदासीन होता है, ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कसैला होता है। मतलब पानी उस तरह से कोई स्वाद नहीं रहता, उदासीन होता है, फेड होता है, 7 पीएच। लेकिन 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा, बेस हो जाएगा ऊपर जाने पे, एसिड हो जाएगा नीचे जाने पे। तो बोला जाता है अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो 18% उसके बॉडी में अम्ल होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, और केवल 20% उसके शरीर में, 20% केवल अम्ल होना चाहिए। अम्ल 20%, क्षार 80%, तो बॉडी स्वस्थ रहेगी। नहीं तो होगा क्या, मुंह का पीएच मान बदला तो दांत झड़ जाएंगे, और पूरे ब्लड का पीएच मान बदला तो बाल झड़ जाएंगे, नाखून झड़ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां, बीमारियां ही बीमारियां। क्योंकि वात को मैंने बताया था, एक दिन वात को, एक दिन पित्त को, एक दिन कफ को, पूरा पूरा बढ़िया से क्लासिफाइड किया गया था। हाँ, उसका पीडीएफ बहुत अच्छा से नहीं प्रोवाइड हो पाया तो आप लोग भूले होंगे, उस पर बार बार चर्चा की जाएगी क्योंकि वही तो मूल है आयुर्वेद का। तो वात पित्त कफ को बताते रहेंगे। और अभी मैं बता दूं कि वात से 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, 80 प्रकार की बीमारियां अकेले केवल वात से होती हैं। और पित्त से 40% की, 40 बीमारियां, और कफ से केवल 20 बीमारियां होती हैं। तो समझ जाओ कि अगर 80 बीमारियां वात से होती हैं तो वात ही ज्यादा खतरनाक है। और वात को सही कर लिया जाए प्राणायाम से तो बड़ा अच्छी बात है। तो जो हम लोग का मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, अगर इसको बोलेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रोमेटिक अर्थराइटिस या फिर गाउट है, गठिया है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्ट जो जोड़ों का दर्द है, दर्द निवारक दवा या फिर बाहर से फ्लूइड को पैदा करने के लिए कोई पेस्ट लगा देंगे, कोई क्रीम दे देंगे, और भीतर से कोई गोली खिलाएंगे बार बार। क्योंकि यह डायरेक्ट अन्नमय कोष पे काम करते हैं, अन्नमय कोष मतलब केवल बॉडी पे काम करते हैं। जबकि योग क्या करता है, आयुर्वेद क्या करता है, वो क्या करता है कि आपके अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष तक की उपचार करता है। इसलिए कोई बीमारी जड़ से चली जाती है और फिर से दोबारा सिर नहीं उठाती। तो इसलिए हमको योग की शरण में जाके ठीक होने का प्रयास करना चाहिए, ना कि एलोपैथ की शरण में। एलोपैथ इन रोगों का उपचार नहीं है, बस इसका ब्रेक है, ब्रेक मारते हैं वो दवा दे देके, इसको ठीक नहीं कर पाते, बल्कि और खतरनाक तरीके से इसको स्टेरॉइड वगैरह दे के और खतरनाक कर देते हैं। इसको स्टेरॉइड दे देंगे, थोड़ी देर रिलीफ हो जाएगा, और बाद में वही स्टेरॉइड आपकी अस्थियों को खा जाएगा, मारेगा, पूरा तहस नहस हो जाएगा शरीर का। तो क्या करना, अब एक बार फिर से लौटें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। मान लो अगर आज सेशन समाप्त नहीं हो पाता है तो इसी सेशन को फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, और जैसे मैं चलता हूँ एक नेचुरल लय में वैसे ही मुझे चलने दिया जाए, और आप लोग भी एक नेचुरल लय में मेरी ही तरह सीखने का प्रयास करें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब एक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया,
और एक हो गया डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, मतलब घुटने का घिस जाना और वहां पे लिक्विड का कम हो जाना और फिर दर्द होने लग जाना। अब आगे बढ़ते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस एक होता है। इसमें क्या होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस में सबसे बड़ा लक्षण इसका निकल के आता है कि स्वेलिंग आ जाती है। इसी को डॉक्टर लोग बोलते हैं आर ए फैक्टर, आर ए फैक्टर। और आर ए फैक्टर जब भी किसी का बढ़ता है, किसी भी व्यक्ति का बढ़ता है, तो अगर वो जांच कराएगा, मतलब किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई और थोड़ा-थोड़ा दर्द पूरे शरीर में बना हुआ है, साथ-साथ हल्का-हल्का बुखार जैसा और थोड़ी-थोड़ी थकान जैसी बनी हुई है, तो समझ जाओ उसको किसी भी जोड़ में अगर स्वेलिंग है और टेढ़ापन आ जाता है, सबसे बड़ा लक्षण तो इसका रूमेटिक का ही आता है। कुछ ही दिनों के बाद व्यक्ति की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। जैसे रिकेट्स होता है ना बच्चे को, विटामिन डी की कमी छोटे बच्चों में होती है, तो उनके शरीर में टेढ़ापन आ जाता है, पैरों में, पेट निकल जाता है। वैसे ही जब बड़ों में, हम लोगों में जब भी कहीं रूमेटिक अर्थराइटिस का लक्षण दिखता है, तो दिखता है कि हम लोग टेढ़े-मेढ़े हो गए, अष्टावक्र की तरह 8 जगहों से टेढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से कुबड़ निकल जाता है, बहुत भयंकर तरीके से टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। कुछ की तो वात रोगों की वजह से आँखें टेढ़ी हो जाती हैं। एक आँख देख रही है दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा में देख रही होती है। आँखों की चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वात की बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। वात से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को लिस्ट मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो अब आगे चलते हैं। देखो, जब रूमेटिक अर्थराइटिस होगा तो लक्षण आएगा स्वेलिंग हो जाना, जोड़ों पे दर्द हो जाना, हर जोड़ पे दर्द बने रहना और बुखार हल्का-हल्का लगना, कमजोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग जाती है लगातार। तो ये रूमेटिक अर्थराइटिस के लक्षण हैं। अब रूमेटिक में होता क्या है, जैसे हमने बात किया था वात रोग की, तो यही वात अगर प्रकोपित हो जाए, जैसे हमने अपना भोजन सही नहीं लिया, उल्टा-पुल्टा खाना-पीना खाया, तो क्या होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा। वात जब प्रकोपित हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वात कुपित होके अन्य वात रूपों में बदल जाएगा। अपने अन्य रूप धारण कर लेगा और खतरनाक रूप ले लेगा, क्योंकि पुराना हो गया। और वात जब चीज़ ऐसी है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब पुरानी होती हैं तो और खतरनाक हो जाती हैं। जैसे कोई बूढ़ा साँप बहुत खतरनाक होता है, उसका विष और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही वात में सामवात, निरामवात ऐसे करके वात बन जाते हैं। तो एक उसमें बनता है वात, ये जो बनता है, ये जाके जमा होता है आमवात। आमवात जाके जमा हो जाता है आपके हर घुटने के जोड़ों के आस-पास, हर जोड़ों के आस-पास, घुटने के ही नहीं, अंगुलियों के जोड़ के आस-पास, हर जोड़ के आस-पास जाके जमा हो जाएगा आमवात, आमवात। लिख लीजिए इसको जो लिख रहे हैं। और ज़्यादातर फ़ोकस करिए कि मेरी बातों को सुनिए, अपने दिमाग में लिखिए। ये भगवान ने इतना बढ़िया इम्पोर्टेंट कंप्यूटर दिया है, इसकी उपेक्षा की जा रही है। क्या औकात है कलम और कागज़ की। ये ब्रेन जो दिया गया है ना, इससे बड़ी कोई भी सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर नहीं है। इतना अच्छा कोई कैमरा नहीं है, इतना अच्छा कान से अच्छा कोई रिसीवर नहीं है, नाक से अच्छा कोई भी फ्रिज नहीं है। तो इसकी इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। फ़ोकस किया जाए कि इसी के माध्यम से धारण कर लिया जाए चीज़ों को। हाँ, देखो, वात और आम वात जाके जमा हो गया तो हो गया स्वेलिंग, स्वेलिंग हो गया तो हो गया रूमेटिक अर्थराइटिस, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाना। और रूमेटिक अर्थराइटिस किसी को हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बोला, ये टीबी बोल रहा है, यूट्यूब बोल रहा है कि ये वाला तेल लगाओ ठीक हो जाएगा, वो वाला तेल लगाओ ठीक हो जाएगा। अब जो आम वात होता है वो ऑलरेडी एक प्रकार का तेल है, लेकिन उसमें क्रिस्टल ज़्यादा है, वो जाके टेंडन्स में जो चुभते हैं, हमारे लिगामेंट में, टेंडन्स में चुभते हैं और फिर हमारे हड्डियों पे दर्द होता है, क्योंकि वो जहाँ स्पेस पाते हैं वहीं जाके रुकते हैं और हड्डियों के जोड़ों पर उनको अच्छा स्पेस मिलता है, वहाँ पे रुकते हैं। तो रूमेटिक अर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है स्वेलिंग के साथ, टेढ़ापन के साथ। अब समझ में आया होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तेल लगाने लगते हैं। एक तो भीतर का तेल, ऊपर से बाहर भी तेल, ठीक होने के बजाय और नुकसान और झेलने लग जाते हैं। तो कभी भी रूमेटिक अर्थराइटिस में तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, तेल को लगाना नहीं चाहिए। रूमेटिक अर्थराइटिस में सेकाई करनी चाहिए। उपचार को हम अलग से बताएँगे। रूमेटिक अर्थराइटिस में सिकाई करनी चाहिए। सिकाई किस चीज़ की? जैसे बालू को कपड़े की पोटली में भर दो, गरम बालू को, उसकी सिकाई करो रूमेटिक अर्थराइटिस में। और बहुत सारे उपचार की जो चीज़ें होंगी मैं आगे बताऊँगा, हो सकता है सेकंड सेशन में बताऊँ, तो पहले पूरा लेके चलें शरीर को। घुटने तक की बात हो गई, जोड़ों-जोड़ों की बात हो गई, अब थोड़ा-सा यूरिक एसिड की बात कर ली जाए। यूरिन मतलब होता है पेशाब, और पेशाब निकलता कहाँ से है? जो हमारा ब्लड क्षमता है, हमारी यूट्रस क्या बोलते हैं, मूत्राशय।
जो जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। तो हमारी किडनी क्या करती है, किडनी हमारे पूरे शरीर के ब्लड को छानती है, पूरे शरीर के खून को छानती है। और खून में अगर ऑलरेडी आपने तनाव ले ले करके टॉक्सिन मटेरियल मिला लिया है, टॉक्सिक मटेरियल मिला लिया है, तो किडनी के ऊपर तो जाके वो छनेगा। ये जो बॉडी की मांसपेशियों की जो क्रेटिनिन होता है, क्रेटिनिन मतलब आपने हमने काम किया, मान लो डंबल लेके हम डंबल जिम में किए जा रहे हैं, तो यहाँ जोड़ों पे कुछ अम्ल जमा होते हैं, साथ साथ एक क्रिएटिनिन बनता है। क्रिएटिनिन मतलब मांसपेशियों की अशुद्धियां, मसल्स की जो अशुद्धियां होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और जाके कहाँ पे रुकती हैं, हमारे किडनी के पास। क्योंकि किडनी ब्लड को छानता है और ब्लड में अशुद्धि मिली हुई है, ज्यादा अशुद्धि मिली हुई है तो किडनी के पास ज्यादा अशुद्धि पहुंच जाती है। माइक ऑफ रखें। हाँ, किडनी के पास ज्यादा अशुद्धि पहुंच जाती है। किडनी के पास जब ज्यादा अशुद्धि पहुंचती है तो एक दिन ऐसा आता है जैसे कि किसी क्लर्क के पास ज्यादा फाइलें पहुंच जाएं और वो बेचारा बोर हो जाए, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो बोर हो जाएगा तो क्या करेगा, सरेंडर, भैया हम नहीं काम कर पाएंगे, हम रिजाइन देते हैं, हमारे बस का इतना काम नहीं है। वैसे ही किडनी हो सकता है रिजाइन दे दे, या तो फिर आपको डायलिसिस कराना पड़े, या तो फिर और श्रम कराना पड़े। तो क्रिएटिनिन बढ़ता है और अंत में हमारे किडनी जो है, हमारा जो गुर्दा जिसे बोलते हैं, वो फेल हो जाता है। तो इसके दौरान और भी क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी छानने से मना कर रहा है। और उसके जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन मतलब उसमें चाय को छानने के लिए जैसे आपके पास छन्नी होती है, वैसे ही नेफ्रॉन लगे होते हैं किडनी में, जो केवल ब्लड को छानते हैं, ब्लड को छान छान के साफ करते हैं। अब देखो, जब ब्लड को छान छान के साफ कर रहे थे, लेकिन हमने तनाव लिया तो छननी का जो छेद था वो भी सिकुड़ गया, छननी का जो छेद था वो भी सिकुड़ गया। अब मोटा गाढ़ा ब्लड, क्योंकि ब्लड में घुला है क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अब उसको छानना मुश्किल हो रहा है। अब वो कैसे छानेगा, क्योंकि वो तो पतली हो गई छन्नी। अब यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो वो लौटा देगा फिर से लीवर इसमें ब्लड में कि लो भैया हमारे बस की बात नहीं है। अब ब्लड में घुला हुआ यूरिक एसिड शरीर के हर टेंडन्स और लिगामेंट तक जाएगा, सिर से पैर तक जाएगा, सिर से पैर तक जाएगा तो फिर क्या होगा, यूरिक एसिड टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हर जगह पे जाके जमा हो जाएगा। तो मसल्स का भी पेन होगा, हड्डियों का भी पेन होगा, हम कहेंगे हमको गठिया हो गया, पूरा जाम कर देगा शरीर को। सो के सुबेरे उठेंगे तो थोड़ी देर तक तो लग जाएगा उनको हिलाने डुलाने में, जैसे ही एक एक जोड़ को हिलाएंगे लगेगा एकदम जाम हो गया है, भयंकर दर्द होगा मांसपेशियों में भी, हड्डियों में भी। और उनको हल्का हल्का बुखार और थकान तो रहेगी ही रहेगी, और उनका ईएसआर लेवल बढ़ जाएगा। ईएसआर लेवल का मतलब होता है बॉडी में अगर कहीं पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो एक लेवल नापा जाता है डॉक्टरों के द्वारा। वो जो सीबीसी का रिपोर्ट निकालते हैं, सब देखते हैं अक्सर ईएसआर का लेवल, ईएसआर का लेवल देखते हैं, और ईएसआर में जो इन्फेक्शन आता है वो पता चल जाता है। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद माताओं का ईएसआर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि बॉडी से जो है इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा वो हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, बॉडी के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी हो जाती है, तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही जब हमको कोई भी बीमारी A to Z, कोई भी बीमारी होती है तो ईएसआर लेवल बढ़ जाता है। तो गठिया में विशेष तौर पे ईएसआर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड में घुली हुई अशुद्धि पूरे बॉडी में फैल गई, मतलब कि पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, तो ईएसआर लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पता चलता है कि हमारे शरीर में गठिया, अर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस है। इसके अलावा एक सोराइसिस अर्थराइटिस भी होता है। सोराइसिस में क्या होता है, जैसे कि कहीं पे खुजाते हैं, वहां से सफेद पाउडर जैसा निकलता है, और यही जब पुराना हो जाए, बहुत रेयर होता है, पुराना हो जाए तो जोड़ों के दर्द के साथ साथ ऐसा होता है, खुजाना भी होता है, और बाहर की त्वचा भी खराब हो जाती है, ड्राई ड्राई, क्योंकि वात दोष है। वात दोष का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी त्वचा पे, हमारे बालों पे, हमारे नाखून पे, हमारे बाहर बाहर। सबसे पहला प्रभाव बाहर बाहर। वात के बारे में मैंने बताया, स्वभाव चंचल हो जाएगा, व्यक्ति की आवाज बहुत तेजी से निकलेगी, वह भोजन बहुत अनियमित तरीके से करेगा, कभी उसका भोजन पचेगा, कभी नहीं पचेगा, उसके स्वभाव में बहुत बहुत अस्थिरता होगी, वह कभी लोगों से बात करेगा, कभी कोई उसका और दोस्त होगा, कभी कोई दूसरा दोस्त होगा, उसके भीतर बहुत ज्यादा अनियंत्रण हो जाएगा। तो ऐसा मैंने बताया था वात के बारे में। तो उसका स्वभाव, खाने-पीने, सोने-जगने सब कुछ बताया था, व्यवहार के बारे में बताया था, उसको क्या चीज़ें पसंद है ये भी बताया था। आगे पीडीएफ के थ्रू फिर से भेजेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं ये लोग नंबर लेके जुड़ सकते हैं या उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं अभी बोल दूँ आप लोगों को कि योगा की क्लासेस सवेरे चलती हैं,
सवेरे 6 से 7 चलती हैं, शाम को 5 से 6 चलती हैं, प्राणायाम चलता है शाम को, और रात में 7:30 से 8:30 अक्सर योगा थेरेपी चलती है, या फिर कभी मेडिटेशन प्राणायाम चलता है, कभी योग निद्रा चलती है। सुबेरे के समय में 6 से 7 के सेशन में आसन भी चलते हैं, प्राणायाम भी चलते हैं। इस तरह से सेशन चल रहे हैं। अगर आप लोगों को जुड़ना है, जुड़ के सीखना है सही तरीके से, तो डिले ना करें। और चार्जेस, दोनों सेशन के जो चार्जेस होते हैं 2500 रुपए हैं मासिक, एक सेशन का चार्जेस है 1500 रुपए। तो आपके ऊपर है आपको क्या सीखना है, और आपको क्या सीखना है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले काउंसलिंग करता हूँ, इसके बाद ही क्लास में एंट्री देता हूँ। मुझे पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो आप डिसाइड ना करें, आप अपनी कंडीशंस भेजें, अपने शरीर की कुछ चीजें मैं बताता हूँ, जिसको एग्जामिन के लिए मैं लेता हूँ। आपकी जीभ, आपका हाथ, आपका नाखून, आपका चेहरा, पूरा फोटो, बालों का और पूरा शरीर का फोटो लेने के बाद, जीभ का फोटो लेने के बाद मैं काउंसलिंग करके बताता हूँ कि आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, किस सेशन में जुड़ना है, आपकी बीमारी को जानने के बाद। तो इस तरह से हमको सबसे सीधा मतलब निकल के यही आएगा कि वात, पित्त, कफ की वजह से ही बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि हमारा भोजन होना चाहिए था 80% क्षारीय और 20% अम्लीय, लेकिन आजकल का जो दिनचर्या है, जो हम लोग की लाइफ स्टाइल, इसमें हमको 60% से 70% तक का भोजन जो है वो मिल जाता है अम्लीय, केवल 30-40% भोजन मिल पाता है क्षारीय। बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो फिर होता क्या है, पूरे शरीर के साथ खिलवाड़ होता है, और वात प्रकोपित होके पूरे शरीर को, पित्त को, कफ को प्रभावित करके पूरे शरीर को बीमार कर देता है। अब देखो, आयुर्वेद कहता है वात, पित्त, कफ, मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि अम्ल और क्षार, और हम लोग का नेचुरोपैथी कहता है पंच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इन्हीं पांचों तत्वों में किसी का बढ़ जाना, किसी का घट जाना हो सकता है। एक साथ 3-4 चीजें घट जाएं। हो सकता है धरती माता बढ़ जाए, हमारा मोटापा खूब बढ़ जाए। हो सकता है वायु तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वात बढ़ जाए। तो ये जो तत्व होते हैं, पंच तत्व, इनका घटना बढ़ना नेचुरोपैथी कहता है इसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, और भीतर अशुद्धियां जमा हो जाती हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं। और आयुर्वेद कहता है वात, पित्त, कफ का दिक्कत है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि कभी पित्त ज्यादा कर देता है, कहीं कोई अम्ल, कहीं कोई अम्ल ज्यादा कर देता है, कहीं कोई, कहीं क्षार ज्यादा कर देता है। तो इन तीनों चीजों को अगर बैलेंस करना है तो अकेले योग कर सकता है, आयुर्वेद कर सकता है, नेचुरोपैथी कर सकती है। ये कोई भी गोली ऐसी नहीं बनी जो इन तीनों चारों चीजों को एक साथ बैलेंस कर सके। हमारे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर को अकेले अकेले बैलेंस कर सके, थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती है। अब यहाँ तक चर्चा करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अभी उपचार की बात ना की जाएगी, अभी कुछ समस्याएं रह गई हैं। पूरा कंप्लीट चलेंगे हड्डियों के सेशन पे, तब आगे बढ़े। देखो, अब बची है क्या, शुरू करते हैं एक गर्दन से, सर्वाइकल। प्रमोद अंकल जुड़े हैं शायद, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग, नए लोग जुड़े हैं, वो सुन लेंगे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमारी जो कशेरुकाएं होती है, यहाँ से लेके नीचे कमर की, बच्चे की पूंछ बोलते हैं, जो हमारी कशेरुकाएं होती हैं, हमारा सर्वाइकल, स्पाइनल कॉर्ड में छोटे छोटे मनके होते हैं। मनके मतलब टुकड़े, और वो जुड़े होते हैं। उसके बीच में एक फेरोमिना नाम की नली होती है, बड़ी नरम सी, और उसके भीतर में जो हमारे नर्वस सप्लाई है वो चलती रहती है। नर्वस सप्लाई क्या है इसको बाद में बताएंगे। अभी केवल इतना जाने कि हमारे जो हड्डी होती है, मेन स्पाइन की, कमर की हड्डी, उसके बीच में एक नरम सी नली होती है, वह नरम सी नली फेरोमिना कहलाती है। और उसके साथ साथ जो हमारी हड्डियों का मनका होता है, मनके के बीच में गद्दियां लगी होती हैं, छोटा छोटा तकिया लगा होता है, पिलो पिलो, और उस पिलो में कोई लिक्विड भरा होता है। हमारे पिलो में रुई भरी रहती है, लेकिन उस पिलो में रुई की जगह पे भरा रहता है लिक्विड। अब क्या होता है, जब भी हम लोग तनाव लेते हैं, या फिर फिजिकल तनाव या फिर मेंटल तनाव, जैसे सिर के ऊपर ले लिया खूब भारी भरकम वजन, और लेके चले जा रहे हैं। ओहो, मुझे भेजना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है, उसको खोजना पड़ेगा। ऐसे ही जुड़े रह सकते हैं अगर, तो कुमी शाह जी ऐसे ही जुड़े रह जाएं, क्योंकि वो मैं उसको बहुत खोजना पड़ेगा कि मेरा पासवर्ड और आईडी क्या है। उतना थोड़ा मैं, अगर दीदी खोज पाए, बेंगलुरु वाली दीदी, शिखा दीदी, तो उसको खोज के निकाल दें। ये मैं मैंने भेज इनको शायद देती भेजा हूँ, था। चैट बॉक्स में डाल देती जी हूँ जी भैया मैं, 2 मिनट। जी जी, ठीक है दीदी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है, गर्दन की दिक्कत, एक तो हम लोग मेंटल तनाव लेते हैं, उससे होती है।
दूसरा, जब हम लोग फिजिकल तनाव, कभी ज्यादा भारी भरकम वजन ले लेना अपने सिर के ऊपर, अचानक गर्दन का व्यायाम तेजी से कर देना, इस तरह से बहुत लोग तेजी से कर देते हैं। और अचानक से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। सो के उठते हैं, अचानक से किसी की नस खिंच जाती है, कहता है, गांव में बोलते हैं चट पड़ गई, साल पड़ गई। गांव में लोग उसको जादू मंत्र समझ के झरवाते हैं। उसको ऐसे-ऐसे, कुछ लोग गांव में पहले हुआ करते थे जो ऐसे-ऐसे हाथ रगड़ते थे और कहते थे सही हो जाएगा वो। तो सही भी हो जाता था क्योंकि एक्यूप्रेशर हो जाता था और उनका नाम भी हो जाता था कि उन्होंने झाड़ फूँक दिया। तो उनका चलता भी था खूब। हालाँकि वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर काम करता है और कुछ का तो मेंटल मेंटल प्रिपरेशन तैयार कर देता है उनको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से रेडी हो जाता है शरीर उनका। तो सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं ना, अचानक से बॉडी को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे? जैसे कुत्ता सो के उठे तो स्ट्रेच करता है, गाय, कुत्ता, कोई भी जानवर सो के उठता है तो बॉडी को स्ट्रेच करता है। लेकिन हम सो के उठते हैं, तो हम पहले ये सोचते हैं आज करना क्या-क्या है। उसके बाद उठ के खड़े होते हैं और सोचते ही रहते हैं पूरे दिन कि आज करना क्या-क्या है, खाना क्या-क्या है, बनाना क्या-क्या है और बहुत कुछ, सबकी लाइफ अलग-अलग है, न जाने क्या-क्या। तो अपनी बॉडी का होश ही नहीं होता। जिस शरीर में रह रहे हैं उसका तो ख्याल ही नहीं करते, उसके बाहर दिखता है सब कुछ, उसके बाहर ही करते हैं। तो उन लोगों को अक्सर चट पड़ जाती है। मतलब उनको अ, उनकी नर्व में खिंचाव आ जाता है और वो दर्द लगातार बने रहता है 1-2 दिन, 3 दिन, जब तक कि थोड़ा-सा नॉर्मल ना हो जाए, उसका ब्लॉकेज खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे गर्दन में गद्दियाँ होती हैं, वो सामान्य कशेरुकाएँ पूरे यहाँ सिर से लेके एटलस बोन से लेके नीचे तक जो बच्चे की पूँछ मानी जाती है, पहले हम इंसानों के पीछे एक पूँछ हुआ करती थी। धीरे-धीरे जब हम लोगों का डेवलपमेंट होता गया, हम लोग आगे निकलते गए, क्रो-मैग्नन से फिर निएंडरथल से आगे बढ़ते गए और आज आके होमो सेपियंस हो गए, तो हमारी पूँछ छोटी हो गई। अभी भी हाथ लगा के पीछे देखेंगे, थोड़ी-सी है, थोड़ी-सी रहती है। सोचो अगर बड़ी-बड़ी होती तो कैसा जीन्स पहनते हम लोग। तो जीन्स में भी एक छोटा-सा पॉकेट लगा होता पूँछ के लिए और कोई गुस्सा होता तो उसकी पूँछ खड़ी हो जाती। जैसे मूँछ खड़ी हो जाती है, वैसे पूँछ खड़ी हो जाती। तो जैसे बिल्लियाँ क्रोधित होती हैं, कुत्ता क्रोधित होता है, उसकी पूँछ खड़ी हो जाती है, वैसे इंसानों का भी होता। तो थोड़ा-सा मैंने हँसाया क्योंकि कुछ लोग ढीले हो गए थे, तो ठीक है। हाँ, तो जो हमारी कशेरुकाएँ होती हैं ना, माना जाता है 33 कशेरुकाएँ होती हैं। 33 कशेरुकाओं के बीच में गद्दियाँ लगी होती हैं। अब जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो कशेरुकाएँ कम हो जाती हैं। शायद 26 ही कशेरुकाएँ, अभी मॉडर्न नया डाटा आया है कि शायद 29 या 28 कशेरुकाएँ हैं, लेकिन बीच में यही डाटा रहता था कि 26 कशेरुकाएँ होती हैं बड़े लोगों में। तो उन गद्दियों के बीच में ये पहले आपका गर्दन का रीजन हो गया, C1, C2, C3 करके C4, C7 तक जाता है। तो इसमें क्या है, अगर किसी गद्दी के बीच में दबाव आ गया, किसी गद्दी में दबाव आएगा तो उसका बीच का पानी निकल जाएगा। पानी निकलेगा तो बगल में गुजर रही नर्व, जो मैंने बोला फेरोमिना नाम की एक नली है, उस नली में कोई नर्व अगर रहेगी तो दब जाएगी क्योंकि पानी निकल के आ रहा है और वो पानी न जाने कैसा है, मोटा है, गाढ़ा है, पतला है, कैसा है, वो दबाव बनाएगा। तो हमारी नर्व होती है बेहद नाजुक, ऐसा ना सोचें कि वो बहुत मजबूत होती होगी, पानी उसका क्या कर पाएगा। अरे वो पानी हो सकता है गाढ़ा हो और वो नर्व को दबा दे, नर्व होती है बहुत नाजुक। हम लोग बाहर-बाहर से ना आपको बाइक लेके तेज़ी से चलाते हैं ना, लेकिन अगर एक ज़रा-सा झटका लग जाए, तो वहाँ पे मम्मी और दादा याद आते हैं, तुरंत। ऐसे तो लगता है हम बहुत बहादुर हैं, पिक्चरों को देख के, टीवी को देख के लगता है बाहर-बाहर से। भीतर से ज़रा खोल के देख लो, चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाओगे। इतना नाजुक है, इतना नरम है भीतर सब कुछ कि अगर उसको देख लिया जाए तो डर लगेगा। तो वो क्या होता है कि जो नर्व होती है पतली-पतली, जिसमें सोडियम मैग्नीशियम का पंप चलता है, जो हमारे न्यूरॉन्स का पंप कराता है, जिससे हम संदेश प्राप्त करते हैं और संदेश भेजते हैं बॉडी में। जैसे मैं हाथ को संदेश भेज रहा हूँ मोटर न्यूरॉन से, यहाँ अभी मैं इस हाथ को पकड़ के दबा रहा हूँ, तो दबाने से जो दर्द हो रहा है, ये दर्द सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जाके सेंस हो रहा है दिमाग में, कि ये हाथ दबाया जा रहा है, बचाओ नहीं तो तोड़ देगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये पता चलता है इसको, और यहाँ पे जो हम पता लगा रहे हैं दूसरे हाथ से, वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा है। संदेश जाता है मोटर न्यूरॉन से, आता है सेंसरी न्यूरॉन से, और सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन चलता कैसे है? पोटेशियम मैग्नीशियम पंप से। तो ऐसे ही जो हमारे भीतर की जो नली है जिससे संदेश आ जा रहा था, वह नली दब गई, तो फिर क्या होता है? इसी ग्रुप में जुड़े हैं कुछ लोग, बात हुई थी, कहते हैं कुछ हाथों में सेंसेशन सी होती है, कभी-कभी पानी ठंडा लगता है, कभी गरम लगता है, हाथों में दर्द तो बना ही रहता है,
लेकिन क्या है कि कभी-कभी ठंडा और गर्म होता है, झंझनाहट होती है, सनसनाहट होती है, सरसराहट होती है। ये क्यों होता है? वो हाथ की प्रॉब्लम नहीं है। हाथ की दवा डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हाथ की दवा दे देगा। हो सकता है चीड़-फाड़ भी कर दे, कहे इसके भीतर कुछ हो गया है तुमको। उसको पैसा लेना है, वो चाहे जो कर सकता है। वो ये नहीं देखेगा इस व्यक्ति का सर्वाइकल है, यहाँ गले की जो गद्दी है फट गई, गद्दी फट गई, फटने की वजह से उसका जो पानी था निकल गया, बगल की वेसल को दबा रहा है, नली को दबा रहा है। तो उसको नहीं ठीक करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी गद्दी है वो सिकुड़ गई हो, उसके भीतर पानी कम हो गया, किसी वजह से हमने तनाव लिया, हमारा पित्त बढ़ गया, हमारा पित्त बढ़ा, हमारे भीतर गर्मी बढ़ी और हमारी गद्दियों का जो पानी है, जो लिक्विड है, सूख गया, पानी कम हो गया। अब कमर की पूरी दर्द रहती है, बेचैनी रहती है, सुबह सो के उठते हैं, लगता है किसी ने रात भर पिटाई की है, पूरा कमर ही दुख रहा है, सिर से लेके पैर तक दुख ही दुख रहा है, क्योंकि पूरे शरीर की एक साथ जो कशेरुकाएँ होती है ना, बोला जाता है कि हमारा सेकंड ब्रेन हमारी कमर की हड्डियों में होता है। हमारी जो बुद्धि होती है, बोलते हैं कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सेकंड ब्रेन। तो क्या करना, हम लोगों को इसके वजह से बचना है, बचने के उपाय बताऊँगा। आगे अभी थोड़ा-सा और बचा है 2 चीज़, उसको भी डिस्कस कर लें। एक बचा है कमर का स्लिप डिस्क, यही मामला सेम। ये डिस्क यहाँ थी, डिस्क छटक गई, डिस्क के बीच में गद्दी लगी थी और हम कोई भारी भरकम वज़न उठा लिए या फिर गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, ड्राइवर ने कुदा दिया, हम सोए थे, हमारी डिस्क इधर-उधर हो गई क्योंकि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। डिस्क इधर-उधर हो जाएगी, तो उसके बीच बीच में जो भरा हुआ जल रहेगा, वो निकल जाएगा और फिर वही नर्व को दबाएगा तो दर्द होगा। आगे झुकेंगे तो दर्द, पीछे झुकेंगे तो दर्द। डिस्क जिधर गई होगी उसकी उसी की दिशा में अगर दाएँ-बाएँ जाएँगे तो दर्द होगा हमको। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कमर में पट्टा, गले में पट्टा, इंसान को चलता-फिरता कुत्ता बना देते हैं। कुत्ता बना देते हैं और इंसान बड़ी खुशी से बना भी रहता है और उन डॉक्टरों का पालतू कुत्ता बन जाता है। बार-बार उन्हीं के चक्कर में रहता है कि ये डॉक्टर साहब ही ठीक करेंगे। अगर वहीं से तैनात हो जाया जाए, सतर्क हो जाया जाए, मान लो स्लिप डिस्क हो गया, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस हो गई, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, तो यहीं से क्या करना, हमको अपने कोर मसल क्या कहलाती है, थोड़ा देख लें उपचार भी। उपचार देख लेंगे योग वाला, बाकी दवाओं का उपचार और जो उपचार होंगे उस पे बात की जाए अभी बाद में, पहले देख लो उपचार। जैसे ये देखो गर्दन है ना, अब गर्दन में दर्द हो रहा है, यहाँ देखो कमर है नीचे, इसमें दर्द हो रहा है और कोई कह रहा है हम आपको योग करा के ठीक कर देंगे, कैसे ठीक कर दोगे? जो हमारी कमर में दर्द है, हमारी कमर चलेगी नहीं, तुम कैसे ठीक करा दोगे? तो अच्छा योगी रहेगा तो कहेगा भैया आप योग करो हम ठीक करा देंगे। फिर कहेगा कैसे ठीक करा दोगे? तो अच्छा योगी रहेगा तो कहेगा हम तुम्हारे अन्नमय कोश पे काम ना करके तुम्हारे प्राणमय कोश पे काम करेंगे, तुम्हारे मनोमय कोश पे काम करेंगे, विज्ञानमय कोश पे, आनंदमय कोश पे काम करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तब बीमार कहेगा ये कोश-वोश क्या होता है? तो उसको बताना पड़ेगा ये जो साँस ले रहे हो ना, प्राणायाम कर रहे हो ना, ये प्राणमय कोश है। ये जो सोच समझ रहे हो ना, तुम्हारा तर्क-वितर्क, कुतर्क तुम्हारे दिमाग में उठ रहा है ना, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब जो सोच रहे हो ना, ये विज्ञानमय कोश है। इसको हम पॉजिटिव कर देंगे तुम्हारे। जैसे एक बड़े डॉक्टर के पास जब हमारा हाथ जाता है और वो हमारी कलाइयों को पकड़ता है ऐसे और चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगा के ऐसे कान में थोड़ा-सा घुमा के सिर घु सुनता है, तो लगता है डॉक्टर साहब भगवान हैं, अब तो हमको ठीक कर देंगे। जितना बड़ा डॉक्टर, उतना जल्दी आराम फ़ील होता है, बस कलाई पकड़ लेने से। डॉक्टर के पास गए तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कलाई पकड़ लिया तो 20-25% आराम मिल जाता है तुरंत, अगर बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है तो। और ये कह दिया जाए कि ये है बीएचयू से आया है, पीजीआई लखनऊ से आया है या यूएसए से आया है, तो आराम बहुत तेज़ी से ज़्यादा आराम बिना दवा का हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर विदेश से आया है। तो ये जो है विज्ञान में कोर्स काम करता है ऐसे। तो उस व्यक्ति का जो नकारात्मक मानसिकता से ग्रस्त है, उसका हड्डी ना मोड़ो, उसको योग ना कराओ, उसको आसन ना कराओ, उसको पहले प्राणमय कोष, अन्नमय कोष अन्नमय कोष तो दर्द है, अन्नमय कोष में तो बीमारी है, उसको छोड़ो। उसके प्राणमय कोष को पुष्ट करो, प्राणायाम कराओ उसको। कौन-कौन सा प्राणायाम कराना है मैं बताऊँगा। अभी तो बस यही देख लो प्राणायाम कराओ। उसका भीतर का सबसे बड़ा काम क्या करो? तनाव खत्म करो। तनाव कैसे खत्म होगा? जब उसका विज्ञानमय कोष पुष्ट करोगे। नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, तनाव में रहता है, उल्टा-पुल्टा खाना खाता है, ना सही से सोता है, ना उसको नींद आती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन जोड़ों के दर्द का बहुत बड़ा कारण है। चक्रीय प्रक्रम चलता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड खराब,
मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। बार बार बोलता हूँ, जब आपका रस खराब होगा, रस मतलब भोजन, भोजन से रस निकलता है, वही तो शरीर का पोषण करता है। जब रस ही खराब ले रहे हैं हम, भोजन खराब खा रहे हैं, भोजन का रस खराब बनेगा तो रक्त खराब बनेगा, क्योंकि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनती है, मांस खराब हो जाएगी, मांस खराब हो जाएगी तो मेद खराब हो जाएगा। हमारे जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों पे ऑयल होता है, वही मेद कहलाता है, फैट कहलाता है, वसा कहलाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। साइनोवियल फ्लूइड खराब होगा, उसमें क्रिस्टल आ जाएंगे, तो जोड़ों का दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है, हमारे भीतर शुक्र बनता है, ओज बनता है, तेज बनता है। तो जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव, निराशा में रहेगा, उसका विज्ञानमय कोष खराब रहेगा तो क्या होगा, तनाव में रहेगा, और उसका पूरा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र खराब होगा, उसका ओज खत्म हो जाएगा, शुक्र खत्म हो जाएगा, तेज खत्म हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ये चक्री प्रक्रम चलता रहता है। अगर आपका कब्ज है तो समझ जाओ कि घुटने का दर्द रहेगा ही रहेगा, कब्ज खत्म करोगे तो घुटने के दर्द से राहत मिल जाएगी। सर्दियों के दिनों में भगवान सूरज का दक्षिणायन रहता है, उनका प्रभाव कम रहता है धरती पे, नहाते भी नहीं ऊपर से लोग, और मणिपुर चक्र पे कौन ध्यान करता है। सर्दियों के दिनों में तो सभी लोग टिटुक के, सिकुड़ के बैठे रहते हैं अंदर, तो क्या होता है, मणिपुर चक्र उनका डीएक्टिवेट होता है धीरे धीरे। भगवान सूरज मिल नहीं रहे हैं तो क्या होता है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है, टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, लोग काले पड़ जाते हैं। कहते हैं कि ठंडियों में हम नहीं नहाते इसलिए काले पड़ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठंडियों में हम धूप सेकते हैं इसलिए काले पड़ जाते हैं। नहीं, काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि टॉक्सिन बढ़ा देते हैं। टॉक्सिन क्यों बढ़ा देते हैं, कोई एक बार भी ऐसा अभ्यास नहीं करता जिससे पसीना हो जाए, फ्री रेडिकल बॉडी से बाहर निकल जाए। हम लोग नहाते धोते भी नहीं, सूर्य का प्रकाश भी नहीं लेते, हमारे भीतर हमारा ओज कम हो जाता है, हम धीरे धीरे डलनेस को शिकार हो जाते हैं, और हमारा चेहरा धुंधा धुंधा, और मोटा भले हो जाए ठंडियों में लोग, लेकिन धुंध हो जाते हैं, मतलब कि मतलब उनके चेहरे पे चमक नहीं रह जाती, वो उनके भी गोरे रहेंगे लेकिन डलनेस आ जाएगी, ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। तो हमको अपने भीतर से काम करना, विज्ञानमय कोष पे काम किया, प्राणमय कोष पे प्राणायाम से काम किया, प्राणायाम से भीतर के उसके मन को पॉजिटिविटी दिया, उसको मेडिटेशन कराया, उसको मोटिवेट कराया कि तुम ठीक हो जाओगे, यूरिक एसिड का बढ़ना, गठिया का हो जाना, 40-40 साल की पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तुम्हारी हड्डी टेढ़ हो गई, कमर, घबराओ मत, अभ्यास करो, ठीक हो जाओगे। अच्छे अच्छे साहित्य देना पढ़ने को, उसको मोटिवेशन की चीजें देना, बताना, सिखाना, विज्ञानमय कोष पे काम करना कहलाता है। अब प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, इस तरह से कोष की चर्चा अलग से की जाए तो ठीक है। अभी हम फिर से लौट आते हैं। कहाँ पे लौटेंगे, इस यहाँ की गर्दन की दर्द की बात कर दी, कमर के दर्द की बात की कर दी, गठिया की बात कर दी कि जोड़ों जोड़ों पे जो जमा होता है यूरिक एसिड, उसे कहते हैं गठिया या गाउट। और एक होता है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के भाग होते हैं, रोमैटिक अर्थराइटिस मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। 1 मिनट। हाँ, रोमैटिक अर्थराइटिस हो जाना, और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है डिजेनरेटिव अर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज का घिस जाना। इस तरह से पूरे बॉडी में वात के वजह से, प्रकोपित वात के वजह से, या वात, सामवात, निराम वात, आम वात की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। तो वात को काबू में करें कैसे, काम कैसे क्या करें, अब थोड़ा चलते हैं इस पे। प्राणायाम की तो मैंने बात की, आसनों को वही कराया जाता है, कुछ आसनों को कराया जाता है, वह तो जब कराया जाए तब बताया जाए, ऐसे बताने पे समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को। हो सकता है कुछ लोग योगा टीचर हों, उनको समझ में आ जाए, तो और लोगों को क्या होगा, वो तो सोचेंगे बेचारे कि हमको बताया नहीं जा रहा है, या न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तो आसन से ज्यादातर ध्यान हमको करना चाहिए, क्योंकि दर्द हो रहा है ना, आसन करते समय दर्द हो सकता है और बढ़ जाए। तो पहले काम करना चाहिए हमको प्राणायाम के थ्रू, मन को मजबूत करना, प्राणवायु को शुद्ध करना, आनंदमय कोष को पुष्ट करना, भक्ति भजन करना, और पौधों का पौधारोपण करना, उनका 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 निराई गुड़ाई करना, ये चीजें हमको पॉजिटिविटी देती हैं, हमारे आनंदमय कोष को पुष्ट करती हैं। हरि कीर्तन करना, नाम जप करना, मंत्र जप करना, ये हमको आनंदमय कोष को खुश करती हैं। दोस्तों के बीच में रहना, ये चीजें हमें खुश करती हैं, आनंदित करती हैं। देखो अब आगे बढ़ जाएं। पूरे शरीर के जोड़ों जोड़ों की बात कर ली गई ऊपर से नीचे तक। और अब उपचार की बात करें, योग के उपचार की बात की गई प्राणायाम के थ्रू। अब बात करते हैं कि
षटकर्म क्या-क्या करें, पंचकर्म क्या-क्या करें, ऐसा कोई कर्म जो बॉडी को साफ कर दे। क्योंकि ये मामला कहाँ से हो रहा है? तनाव ले रहे हैं, अशुद्धियाँ जमा हो रही हैं। अशुद्धियों को साफ कैसे किया जाए? षटकर्म से, पंचकर्म से, प्राणायाम से तो किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा जल्दी फ़ायदा हो जाए इसलिए षटकर्म या पंचकर्म का सहारा लेते हैं। देखो, कोई भी प्रकार की अशुद्धि शरीर में जमा हो रही है, एक तरीका होता है वमन, विरेचन, ऐसे तरीके उल्टी कर देना। जैसे कुंजल क्रिया एक होती है, पानी पी के पानी को उल्टी कर दिया जाता है, उसके साथ पित्त और कफ बाहर निकल जाता है। हाँ, पित्त और कफ बाहर निकल जाता है, तो ये उल्टी कर देने की प्रक्रिया एक होती है, ये भी षटकर्म में होती है, थोड़ी कठिन होती है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता विदाउट गाइडेंस। किसी को कोई समस्या है तो और बढ़ जाएगी, बहुत सावधानी से करने की बात है। तो ये तो नेचुरोपैथी सेंटरों पे हो पाएगी या किसी का कुशल निर्देशन हो, कोई सही तरीके से कराने वाला हो तो करा पाए। तो ये तो कठिन हो गया मामला, तो कोई ऐसा तरीका अपनाएँ जिससे बिना कुंजल किए ही इसको साफ कर दें, पेट को साफ कर दें, अशुद्धियों को साफ कर दें। तो एक सामान्य सा तरीका है अपने भोजन में सूप को शामिल करना, रसों को शामिल करना और क्षारीय रसों को शामिल करना। अम्लीय रसों को नहीं, चाय छोड़ दो, चीनी छोड़ दो और ऐसी चीज़ें छोड़ दो जो आपके भीतर की अम्लीयता को बढ़ाती हैं, एसिडिटी को बढ़ाती हैं। क्षारीय चीज़ों को लो और कहा जाता है 80% क्षार लेना था, 20% अम्ल लेना था, लेकिन हम लोगों ने उल्टा काम कर दिया। तो हमको क्षारीय चीज़ें लेना है और सलाद खाना है। सलाद एक ब्रश होता है, नेचुरल ब्रश होता है। जैसे कि हम ब्रश करते हैं, दाँत साफ कर लेते हैं, वैसे ही सलाद एक नेचुरल ब्रश होता है, वो अंदर जाता है, आंतों को साफ कर देता है। हम लोगों का इंटेस्टाइन साफ कर देता है। तो इंटेस्टाइन अगर साफ हो जाएगा तो कब्ज़ रहेगा कहाँ? कब्ज़ तो वहीं रहता है और कब्ज़ का घर साफ हो गया, तो कब्ज़ चला गया बाहर और जब कब्ज़ सब बाहर चला गया, तो रस से रक्त बनेगा अच्छा वाला, रक्त से अच्छा-सा मांस बनेगा, अच्छी-सी मेद बनेगी और फिर दर्द कहाँ जाएगा? होगा ही नहीं, दर्द खत्म हो जाएगा। तो हमको अपने भोजन में सारी चीज़ों को शामिल करना है। प्राणायाम की बात की, आसन की थोड़ी-सी बात की कि कुछ अभ्यास ऐसे करने हैं जैसे जॉइंट का मूवमेंट्स कर देना, नॉर्मल जॉइंट का मूवमेंट करना ताकि कहीं पे अगर जैसे कि यूरिक एसिड जमा हुआ है, वहाँ हम नहीं हाथ को हिला पाते, तो कम से कम वहाँ की मांसपेशियों को ध्यान दें, प्रीति ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम कहीं शरीर के जैसे दर्द हो रहा है, वहाँ पे नहीं हिला-डुला सकते, वहाँ का आसन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? वहाँ के बगल की मांसपेशी को प्रभावित करेंगे। मान लो किसी को सर्वाइकल है तो क्या करे वो? हैंड रेज़ करे, हैंड रेज़ करके हाथ को ऊपर की तरफ उठाए, हाथों का ऊपर करके अभ्यास करना, हैंग कर जाना, लटक जाना पाइप को पकड़ के, लटके रहना, हाथ को ऐसे आगे की तरफ कर लेना, पीछे की तरफ कर लेना, दोनों तरफ से घुमा के लटक जाना। तो इससे क्या होगा जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं, इन पे प्रभाव पड़ेगा और एक मांसपेशी अगर ठीक होती है, तो अपने बगल वाली मांसपेशी को ठीक करना चाहती है। ऐसा नहीं जैसे कि हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं। हम लोग ठीक होते हैं तो बगल वाले को चाहते हैं उसका घर और छोटा हो जाए, हमारी बिल्डिंग और ऊपर चली जाए। ऐसा नहीं है। शरीर का तंत्र जो भगवान ने बनाया वो बहुत ईमानदार होता है। वो बगल के लाइसोसोम को बोलेगा, भाई यहाँ पे खतरा है तो इसको हील कर। तो क्या होगा अगर यहाँ के ब्लॉकेज आ गए हैं आपकी नसों में, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सप्लाई सही नहीं है, तो क्या करता है वो आप अगर बगल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हाथ को हम लोग रोटेट करते हैं ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे या फिर हैंड को ऐसे ऊपर उठा के रोज़ अभ्यास कराते हैं, तो इससे बगल की जो कोर मांसपेशियाँ होती हैं, वो सही होती हैं, थोड़ी प्रबल होती हैं। तो जहाँ पे दिक्कत है, वहाँ को ठीक कर देती हैं। जहाँ दिक्कत है, वहाँ का आसन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ का आसन करो, उसको प्रबल बनाओ, बगल का फ़ायदा उठाओ। इस तरह से कर सकते हैं। कोर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोर मतलब पेट का कोर नहीं, कोर हर जगह होता है जहाँ-जहाँ जैसे यहाँ पे हाथ है ना देखो, यहाँ अंगुलियाँ हैं ना, यहाँ थोड़ा-सा कोर मसल है, यहाँ पे। यह कोर मसल यहाँ पे बल देता है। यहाँ पे जितना अच्छा कोर मसल रहेगा, उतना ही अंगुलियों में बल रहेगा। ये जो बॉडी है, यहाँ पे अक्सर लोग दिखाते हैं ट्राइसेप, बाइसेप, इस पे जितना अच्छा मसल रहेगा, उतना अच्छा इधर का तंत्र रहेगा। तो कोर मसल को मजबूत करना। तो बगल का जो सर्वाइकल है, वहाँ पे सर्वाइकल में जो बह रही नस नाड़ियाँ हैं, उन नस नाड़ियों में जो प्रॉब्लम आ गई है, वो खत्म हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ की समस्या, कमर की समस्या, घुटने की समस्या ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद के थ्रू, योग के थ्रू। तो आज बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, इस सेशन को आगे लिया जाएगा और जो भी चीज़ें जो दवाएँ छूट रही हैं, आयुर्वेद की प्राकृतिक चिकित्सा में किस प्रकार की बस्ती, किस प्रकार की सिकाई करनी चाहिए, उस पे चर्चा की जाएगी। तो इसमें दीदी ने शायद मेरा नंबर भी दिया होगा आप लोगों को।
दीदी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी भैया आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर दे रहा हूँ। हाँ आप लोग क्या देख लो, डाला? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना अगर किसी को जोड़ के सीखना है तो। मैंने डाल 85 दी थी। 997 55 20। जी ओके। जी हाँ, अभी ठीक है। बच्चों ने बहुत शोर मचाया, ठीक है। हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करो। अंजू जी क्वेश्चन करें। भैया बता दीजिए, सब खुद को अनम्यूट कर सकते